हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग? बहुत दिन बाद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ काफ़ी ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट अधिकारी के नाम से, और इस पर अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, जो क्लास लेने वाला हूँ, ये हमारी ध्यान में रखते हुए की गई है जो यूपी आपका पुलिस एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हो जीके में, वैसे सब्जेक्ट मेरे जानते हो क्या क्या मैं पढ़ाता रहा हूँ, जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं वो। तो इसमें जीके के अंदर, जीके जीएस आप जो भी इसको कहें, इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेता हूं आपका पॉलिटी के अंदर। वैसे आपको ये तो सबको पता ही होगा क्या क्या इसमें मेनली आता है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, थोड़ा करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके वैसे मेनली काफी देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैटिक जीके, और जिसमें डेज वगैरह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैं एक टॉपिक पे आता हूँ, और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जिसमें बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू उसको बताऊंगा। और जो क्लासेस वगैरह रहेंगी, मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव क्लास डेली अपना एक होगा, टाइम आपको एक फिक्स कर दिया जाएगा कल से या परसों से डेली का। ठीक है, और उसके अंदर जो क्लास होगी कि हम इस फॉर्म में लेके आएंगे कि जो भी आपका 30 डेज बचा है उसमें बेस्ट से बेस्ट आपको सॉल्यूशन दे पाएं, जिससे आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाएं। और उसके अंदर दो हम तरीके से काम करेंगे। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जो PYQ टाइप होता है, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा अपना जो कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उस पर बात करेंगे। तो चलो मैं करता हूँ स्टार्ट, और इसको क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना, और रेगुलर रहेंगे। कोई भी डाउट होगा आप बात करेंगे। तो चलिए, पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे पॉलिटी में अगर मैं आपको बताऊं जो जिस पर ज्यादा फोकस करना है, पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, कभी भी उठा के दे सकते हो, जिसमें प्रेसिडेंट है, पीएम है। वैसे पीएम इनडायरेक्ट पार्ट है उसका, लेकिन प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उन तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। इन्हीं तीनों के अंदर फिर बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देश का जो कानून है, जो लॉ है, कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे बिल्स आपने देखे होंगे कि पास होते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। ठीक, तो मैं करता हूँ स्टार्ट, आपको एक समझ आ जाएगा कि क्या है। और इससे बाहर कंफर्म है कि आपका एग्जाम में जाने वाला नहीं है। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। पार्लियामेंट क्या है? संसद है। लेकिन पार्लियामेंट से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब हम इसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक चीज के बारे में, क्या कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल में, एक शब्द बार बार देखने को मिलेगा, आर्टिकल, कि आर्टिकल क्या होता है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज हमारा संविधान चल रहा है, वो कब अडॉप्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा ये अडॉप्ट हुआ था। फुल्ली अडॉप्ट मतलब पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय, उस समय क्या था। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी इसके अंदर क्या है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आज जो हमारी सिचुएशन है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, वो सारा कुछ क्या है। तो अगर हम इस डेट के अकॉर्डिंग देखें सबसे पहले, तो इस डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब पार्ट्स का मतलब किस चीज से? भाग से मतलब है। जो पार्ट्स है, जो भाग है, वो भाग कितने हुआ करते थे? वो पहले हम बात करें 22 पार्ट हुआ करते थे। इन पार्ट्स को फिर डिवाइड किया गया आर्टिकल्स। आर्टिकल समझ लो जैसे किसी भी चैप्टर के अंदर हेडिंग्स वगैरह होती हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं अनुच्छेद। तो कितने अनुच्छेद हुआ करते थे? 395 होते थे, 395। और उसके बाद फिर हमारी एक चीज होती थी शेड्यूल। शेड्यूल मतलब हो गई अनुसूचियां। ठीक है, क्या हो गई? अनुसूचियां। ये कितनी होती थी? 8 होती थी। फिर आ सकता है क्वेश्चन कि आज बढ़ के कितना हो चुका है, मतलब एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हमारे अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे पार्ट्स की बात करें तो पार्ट कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 24, कहीं लिखा मिलेगा 25। ये जो 395 है इसकी जगह 448, 444, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा मिलता है। कहीं पर आपको 500 भी लिखा मिलता है, कहीं मोर देन 450 लिखा मिल जाता है, ऐसे लिखा मिलेगा। आपको टिक क्या करना है, बात करेंगे अभी। ऐसे ही शेड्यूल है, वो आपको 8 की जगह 12 लिखा मिलेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने पार्ट्स थे, तो आप सिंपली टिक करोगे, पहले 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे, और 8 हमारे पास शेड्यूल या अनुसूचियां हुआ करती थी। क्वेश्चन आ सकता है अभी कितने हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग हम बात करें पहले अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल कह सकते हो। ये एट प्रेजेंट कितनी है? 12। मतलब अगर ये पूछा जाता है अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी कब ऐड हुई, किसमें क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे आगे। तो 12 है फिलहाल। अभी कितनी है? अभी 12 है। अगर हम बात करें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद पहले कितने थे? 395, और आज भी कितने हैं?
395। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि जब अमेंडमेंट किया गया, देखो कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का अगर चेंज होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है तो चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज क्या? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब सीधा है कि संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह का बदलाव, भाई समय बदलेगा, कानून बदलेगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस वगैरह होंगे उन चेंजेस को हम किस नाम से जानते हैं? अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब यहां पर अमेंडमेंट हुआ किसमें? आर्टिकल में। तो आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट इस तरह से नहीं हुआ, कैसे कि 395 के बाद में 396 या 397 या 398 इस तरह से नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं किया गया। फिर क्या किया गया है? पहले से एक आर्टिकल था, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, कौन सा था? पहले से एक आर्टिकल हुआ करता था, एक अनुच्छेद हुआ करता था जिसका नाम है, इसका मान लो नंबर है 21। अब 21 नंबर आर्टिकल में हमने ए ऐड कर दिया, कैपिटल में लिखा मिलेगा ये ABCD, तो अमेंडमेंट हुआ है। कैपिटल में नहीं हो तो अमेंडमेंट नहीं हुआ, फिर उसका सब पार्ट है। हिंदी में क्या लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही 51 था उसके अंदर ए ऐड कर दिया, 48 उसके अंदर ए ऐड कर दिया गया। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब सीधा सीधा ये चीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो थे, हमारे जो अनुच्छेद थे, उनके अंदर अमेंडमेंट उसके सब आर्टिकल के रूप में हुआ है। इसीलिए आज भी हमारे पास कितना है? आज भी हमारे पास यही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 395 तब भी और 395 आज भी। बट अगर वो बोल देता है कितना अमेंडमेंट को शामिल करते हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट के अकॉर्डिंग 448 को आप टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों अगर दे रखा है तो 395 को ही टिक करना है, इसी को प्रेफरेंस देना है। ऐसी पार्ट्स की बात करें, पार्ट पहले भी 22 थे और आज भी कितना है? 22 मान के चलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तो फिर आप 25 को भी टिक कर सकते हैं। सीपीओ के एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो पॉइंट समझ आया? अगर कहता है अभी कितने शेड्यूल है? 12, अभी कितने आर्टिकल है? 395, ये नहीं होगा तब इसको देखेंगे। अभी कितने पार्ट है? 22, ये नहीं होगा तो फिर 25 को टिक करेंगे। तो ऐसे ही अब हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारत, अच्छा ये संसद में, एक संसद मैंने पीछे लिखा था, वो होती है जिसको अमेंडमेंट करने का राइट होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में? अब बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट वगैरह कराए जाते हैं तो करने का अधिकार किसको होता है, या कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, भाग कौन सा? 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 भाग 5, जिसके अंदर आपका लिखा होता है आर्टिकल नंबर स्टार्ट होता है कहां से? 52 से, 52 से, अनुच्छेद नंबर 52 से स्टार्ट होगा और कहां तक रहेगा? ये आपका रहेगा 151 तक, 151 तक, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी? पार्लियामेंट होगी, संसद होगा। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे 3 चीजें शामिल होती हैं, ठीक। स्ट्रक्चर समझोगे इजीली समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज से रिलेटेड। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? लोकसभा। फिर इधर हो गया राज्यसभा। ये हमारे हो गए 2 हाउसेज। आपने सुना होगा नई पार्लियामेंट बन गई है, पार्लियामेंट हाउस बना है जहां पर बैठ के ये लोग डिस्कशन करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। और साथ में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कौन है? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम देखने को मिला था कि पीएम को अपॉइंट करने का राइट किसको होता है, ऐसे क्वेश्चन था, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर हम बात करें इनको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, मतलब भारत का जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या चीज है, तो भाई आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर कौन सा? 79 जो होता है उसमें हमारी होती है संसद, आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है, आर्टिकल नंबर 80 में होता है। जहां में आर्टिकल है उसका मतलब क्या बताया था पीछे मैंने आपका? अनुच्छेद बताया था। तो अनुच्छेद 79 में हमारी होती है संसद, पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 80 में हमारी क्या होती है? राज्यसभा होती है। और आर्टिकल नंबर 81, अनुच्छेद नंबर 81 जो होता है, इसके अंदर हमारी क्या होती है? लोकसभा होती है। राष्ट्रपति साहब जो होते हैं प्रेसिडेंट, उनके लिए आर्टिकल हमारा होता है 52। यहीं से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम होता है हमारा यूनियन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं किसके अंदर?
यूनियन, संघ, आपने सुना होगा संघ, आर्टिकल 1 में लिखा भी है इंडिया दैट इज भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, है ना। तो यहाँ पर संघ का मतलब है यूनियन, यूनियन का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टेट, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टेट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। समझ आया। तो पार्ट नंबर 5 किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5, जिसके अंदर 52 नंबर आर्टिकल से लेके 151 के बीच में होंगे सारी चीजें, जिसका अंदर सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब हम पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें होंगी, 2 हाउसेज, एक राज्यसभा और एक होगा लोकसभा। साथ में कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, 80 है, 80 है, और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, 81 है। राष्ट्रपति हमारे किस आर्टिकल में है, 52 में। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रेसिडेंट साहब को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा, कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, आगे हम उस पर बात कर लेंगे। और जो दूसरा है वो है हमारा लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस। अपर मतलब उच्च सदन, तो ये हो गया हमारा अपर हाउस, मतलब सीधा सीधा है उच्च सदन। साथ में इसी को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हिंदी में इसको कहेंगे राज्यों की परिषद। क्वेश्चन आएगा राज्यों की परिषद में कितने सदस्य होते हैं, कई बार ऐसा दे देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, राज्यसभा ना समझ के राज्यों की परिषद बोल देता है, ठीक है। अपर हाउस हो गया, साथ में कैसा हाउस हो गया, परमानेंट हाउस भी हो गया, मतलब नेवर डिसॉल्व, परमानेंट हाउस। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट को स्थायी सदन। स्थायी सदन, इस सब का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बात कर लूंगा आगे। जब हम लोकसभा के बारे में बात करें तो जैसे वो हमारा अपर हाउस होता है, ऐसे ये वाला क्या होगा, लोअर हाउस होगा, ठीक है, निम्न सदन। देन फिर उसके बाद में जैसे वो अपर हाउस, ये लोअर हाउस, वहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब हो गया जनता का सदन। और देन फिर अगर वहां पर परमानेंट हाउस है तो ये वाला हो गया नॉन परमानेंट। परमानेंट नॉन परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट की जो बिल्डिंग है वो बची रहेगी, उसको नहीं गिराया जाएगा, और नॉन परमानेंट वाली को गिरा दिया जाएगा, नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आफ्टर एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये वाला जो हाउस है वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और नए सिरे से सारे एमपी का एक साथ फिर से इलेक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन परमानेंट। ऐसे ही विधानसभा होता है स्टेट में, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं यहीं पर, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के मेंबर क्या कहलाएंगे, एमपी। मतलब अगर आप संसद में बैठे हैं तो संसद के मेंबर को सांसद कहेंगे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के जो मेंबर है उनको भी क्या कहेंगे, एमपी कहेंगे, ये भी सांसद है। ये जो एमपी है, इस एमपी की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज, मतलब अगर आपको लोकसभा में एंट्री चाहिए, एक तो वो वाली एंट्री होती है, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले वो घुस गए थे 2 लोग, है ना, और वहां जाके उन्होंने बहरे कानों को आवाज सुनाने की कोशिश की थी, जो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था 1929 में, वही काम करने की कोशिश की। लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्योंकि वो भगत सिंह थे, ये भगत सिंह थोड़े ही हैं। चलिए, तो एमपी मिनिमम एज इसके लिए कितनी होती है भाई, 25 साल होती है, 25 ईयर्स। इसका मेंबर बनने के लिए आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, मतलब वोटिंग हम लोग करते हैं। ये जो है इसमें हमारा कितना एज होता है, 30 ईयर्स, इसके लिए मिनिमम। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, रिटायरमेंट का एज कितना होता है, तो कोई उम्र नहीं होता, मतलब जब तक चाहे काम करें, अगर आप धोखे से जीवित रह गए 200-400 साल
तब तक भी एमपी बने रह सकता है। ठीक है, जितना आपका उम्र है, जितना आपका हिम्मत है, बस इलेक्शन में बार बार जाना पड़ेगा। दोनों हाउसेस में सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अलग से बात करेंगे। ठीक, तो लोकसभा हमारा लोअर हाउस है और वो हमारा अपर हाउस है। क्यों कि अपर हाउस उसका मेंबर बनने के लिए 30 ईयर एज हो गया, इसके लिए आपका 25 ईयर हो गया, तो क्लियर दिख रहा है ये लोअर वाले लोग हो गए, वो अपर वाले हो गए। हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन अगर लिखा हुआ है तो इसमें जनता वोट करती है, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुने जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है इसमें जनता वोट नहीं करती, इनके लिए एमएलए वोट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे दिल्ली में अगर कभी इलेक्शन होता है एमपी का, राज्यसभा वाले का, तो यहां पर आपने नाम सुना होगा केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल काफी हाईलाइटेड रहते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो वोट करने आएंगे, किसके लिए? एमपी के इलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हमने योगी जी का नाम सुना होगा, किसमें? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जो यूपी है, यूपी के अंदर जब एमपी का इलेक्शन होगा राज्यसभा वाला, तो वहां पर योगी जी वोट करेंगे, अखिलेश जी वोट करेंगे, क्योंकि ये सब एमएलए लोग हैं। फिर आता है नॉन परमानेंट अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब है कि यहां पर मैंने अभी आपको पीछे बताया था, डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स और बिफोर। कभी कभी क्या होता है पहले भी चला जाता है। क्यों? मतलब प्रत्येक 5 वर्ष बाद या पहले, प्रत्येक 5 वर्ष बाद या पहले भंग हो जाता है। ठीक है, इधर की अगर हम बात करते हैं यहां की, तो यहां का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां का सीधा कॉन्सेप्ट है, ये होगा भाई नेवर डिसॉल्व, कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि परमानेंट हाउस है, हमेशा चलता रहता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी बात कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोकसभा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है। हम जो लोकसभा की बात करें उसका टेन्योर कितना है, कार्यकाल कितना है। और जो राज्यसभा है उसका जो कार्यकाल है वो कितना है। जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल मतलब टेन्योर। तो आप खुद सोच के बताना, क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होगा या क्या लोकसभा का कोई कार्यकाल होगा? बताओ, सोचो भाई। सीधा है, यहां पर लोकसभा क्या है, एक ऐसा हाउस है जो प्रत्येक 5 साल में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब इसका कार्यकाल तो होगा। तो यहां पर हो गया 5 ईयर। यहां पर जो कार्यकाल है राज्यसभा का नहीं होगा, फिर किसका होगा? वो कार्यकाल होगा सांसद का। किसका होगा? सांसद का। किसका सांसद? राज्यसभा का। इसका मतलब है टेन्योर ऑफ एमपी कितना होता है? 6 ईयर। सुना होगा शायद से कि 6 साल एक एमपी का कार्यकाल होता है। और यहां पर होता क्या है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 एमपी क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सांसद सेवा निवृत्त। ठीक है, मतलब सीधा पॉइंट ये आया कि जब भी कभी एमपी का इलेक्शन होगा तो एमपी लोग यहां पर कितने साल के लिए आएंगे? 6 साल। लेकिन हर 2 साल में ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें से 1/3 रिटायर हो जाते हैं, जो अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा एक साइकिल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ऐसा एक साइकिल बनाया हुआ है और वो साइकिल हमेशा घूमता रहता है। ठीक, क्लियर? चलिए, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला हाउस जब 5 साल में चला जाता है, नए सिरे से फिर आता है। कभी कभी पहले भी अगर कॉन्फिडेंस में नहीं है वो लोग, तो ये वाला हाउस हमारा नॉन परमानेंट और ये वाला हाउस हमारा हो गया परमानेंट। अब बात आती है, ऐसा पहली बार कब देखने को मिला? मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन था वो सबसे पहली बार कब हुआ? तो यहां पर देखेंगे,
जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसीलिए उसको जनरल इलेक्शन कहता है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन कब, मतलब लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52, मतलब 1952 51। अब ये 2 साल क्यों लिखे हैं, क्योंकि 51 के अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, कई सारी स्टेज थी और फरवरी 1952 तक ये कंप्लीट हो गया था। अब पहली बार जब लोकसभा स्टार्ट हुई थी तो हमने टेन्योर कितना लिखा था, कार्यकाल कितना लिखा था, 5 साल। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहली लोकसभा का टेन्योर कितना था, तो टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, मतलब प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। तो जो सबसे पहले लोकसभा हमारे सामने स्टार्ट हुई उसका कार्यकाल था 5 ईयर, तो मतलब 1952 में जब स्टार्ट हुई होगी तो कब तक चली होगी, 1957 तक। ऐसे ही फिर क्वेश्चन बनता है कि दूसरा कब हुआ, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का द्वितीय आम चुनाव, लोकसभा का द्वितीय आम चुनाव। अब ये कब देखने को मिला, तो ये हमारा हुआ था 1957 में। और इसका अगर हम टेन्योर की बात करें, अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, तो वो कब से कब तक था, वो वही सेम टू सेम 5 ईयर। तो मतलब कब स्टार्ट हुआ, 57, और कब तक रहा होगा, 1962। अब ऐसे करके हर 5 साल में इलेक्शन होते रहे। आपको ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 51 52 दोनों में जो ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग टिक करना है आपने। तो फिर क्वेश्चन बन सकता है अभी जो चल रही है लोकसभा वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी 17th जनरल इलेक्शन ऑफ 17 जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का 17वां, अब 18वां आने वाला है 2024 में ही, लोकसभा का 17वां आम चुनाव। आम चुनाव में सीधी पॉइंट ये है कि एक तो एक साथ होता है सारी सीट पर, और दूसरा जनता उसमें वोट करती है। तो ये हमारा कब हुआ था भाई, ये हमारा हुआ था 2019 में। और इसका जो कार्यकाल है, इसका जो टेन्योर है वो कब तक रहेगा, जो ईयर आपका चल रहा है इसी में एंड हो रहा है। सुना ही होगा आप सभी लोगों ने कि इलेक्शन होने वाला है। तो 2019 से लेकर 2024 के बीच में, 2024 के बीच में ये हमारा कार्यकाल इसका 5 साल का। ठीक है, मार्च अप्रैल में जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, देखते हैं कब तक होता है। तो 18वीं लोकसभा हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो हो गई लोकसभा की कहानी। ऐसे ही राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ होगा पहली बार, लेकिन उसका जनरल इलेक्शन नहीं होता, उसका आम चुनाव नहीं होता। फिर क्या होता है, तो यहां पर है राज्यसभा का गठन, क्योंकि परमानेंट है ना, तो इसकी स्थापना हुई एक तरह से। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक, मतलब हुआ कि राज्यसभा was set up, राज्यसभा was set up on 3rd April 1952, मतलब 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा हमारे सामने आ गई। अब पहली बार आई, लेकिन मेंबर तो रिटायर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर 1952 में जो मेंबर आए थे उनका टेन्योर कितना, मैंने पीछे लिखा था 6 साल होता है। तो 6 साल उनके कब खत्म होने वाले हैं, 6 ईयर उनके खत्म होने वाले थे कब तक, 1958, 1958। ठीक, मतलब जब 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ तो कब तक के लिए आए थे, 1958। लेकिन वहां पर यह कहा गया था कि 2 साल के बाद में आफ्टर 2 ईयर्स मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, कितने, 1/3। तो यहाँ पर हो गए 1954 में जबरदस्ती लॉटरी सिस्टम से 1/3 एमपी को कर दिया गया रिटायर। और जबरदस्ती का मतलब समझ गए, लॉटरी सिस्टम
मतलब क्या होता है, लॉटरी सिस्टम का मतलब है सबके नाम की पर्चियां एक बॉक्स में डाल दी, जिनका नाम पहले आ गया वो रिटायर हो गए। बंदा ये नहीं कहेगा भाई मैं नहीं जा रहा, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिटायरमेंट आ चुका है इस सिस्टम से। बट आपके पास ऑप्शन है इसी ईयर में 1954 में आप दोबारा इलेक्शन में आ सकते हैं। जो बंदा रिटायर हो गया वो भी। तो यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब परमानेंट नहीं है, बस उस टेन्योर के लिए, उस कार्यकाल के लिए है। नए कार्यकाल में फिर से आ सकता है। तो बहुत सारे वही लोग आ गए होंगे, कुछ नए लोग आए होंगे। तो 1954 में जो लोग आए, कितने आए, जितनी सीट खाली हुई उतनी सीट पर इलेक्शन हुआ। ये जो इलेक्शन हुआ, ये जो चुनाव हुआ, अब ये वाले जो मेंबर है कब तक रहेंगे, ये आपके 1960 तक रहेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, जो पुराने वाले थे उनमें से कितने बचे थे यहाँ पर, रेस्ट कितने थे, बचे कितने थे, तो 2/3। ये जो 2/3 मेंबर्स है, इस 2/3 में से 1956 में, 1956 में 1/3 एमपी रिटायर। ठीक है, मतलब ये वाले जो एमपी हैं वो हो गए रिटायर पुराने वाले में से। इनमें से नहीं, कभी ये भी शामिल कर लो, ये तो फिर रिटायर होते रहेंगे। तो 1/3 रिटायर हो गए। 1956 में फिर से इलेक्शन हो गया, कितनी सीट पे, 1/3 पर। अब ये वाले जो 1/3 हैं ये आए 1962 तक के लिए। पुराने वाले में से अपने आप कितने बच गए, 1/3। 1/3 यहाँ पर रिटायर हो गए। मतलब सीधा है, पहली बार में साइकिल बनानी पड़ी। जैसे कुछ मेंबर ने, 1/3 मेंबर ने सिर्फ 2 साल काम किया 54 तक, 1/3 ने 4 साल काम किया, और बाकी 1/3 ने पूरे 6 साल काम किया। इसका सीधा सीधा मतलब है एक बार ये साइकिल बन गई, यही बार घूमती रहती है। 2 बार लॉटरी सिस्टम करना पड़ा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप नंबर लग जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला यही सेशन एंड करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे कि कितने एमपी लोकसभा में हो सकते हैं, कितने राज्यसभा में हो सकते हैं, उनका जो चुनाव होता है पहले कितनी सीट पर होता था, कितने नॉमिनेट होते हैं, राष्ट्रपति मतलब उनमें से कितनों को लाते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये गारंटी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसके बेस पर हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।